काल विधायक शास्त्र है ये ज्योतिष शास्त्र। समय का निर्धारण करता है, मुहूर्त की गणना, ग्रहों का साधन, जन्मपत्री निर्माण, जातक का फलादेश, सामूहिक फलादेश, व्रत निर्णय, सूर्योदय निर्णय, सूर्यकाल निर्णय, अनेक तिथियों का निर्णय, यह सब कार्य जो है ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका महत्व जो है काल निर्णय को लेकर के, क्योंकि काल से अतिरिक्त कोई नहीं है, काल में ही सब कुछ है, काल सबका आधार है, और उस काल को लेकर के इस ज्योतिष शास्त्र की प्रवृत्ति है, इसलिए इसकी अनंत महत्ता है। पुरुषार्थ साधन में ज्योतिष का अत्यंत योगदान है। धर्मार्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं, उसमें जो है मोक्ष परम पुरुषार्थ है, और अन्यान्य धर्म अर्थ काम मोक्ष जितने भी पुरुषार्थ हैं, ये सभी पुरुषार्थों की सिद्धि विद्या से होती है, और मोक्ष की प्राप्ति तो विद्या ही है। वेद की सूक्ति है, सा विद्या या विमुक्त, ये मुक्ति प्राप्ति तो ज्ञान से ही होती है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही सिद्धांत है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ठीक है, परा और अपरा विद्या का भेद किया है। उसमें परा विद्या में ज्योतिष शास्त्र जो है वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक भी है, भौगोलिक भी है, और वेदांग भी है। वेद का अंगभूत शास्त्र है। वेद के षडंग है ना, वेद के 6 अंग होते हैं, 6 अंग शास्त्र है वेद के। अगले श्लोक में बता रहे हैं, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ कथ्यते ज्योतिषामायनम चक्षुर्निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। सांगम माने अंग सहितम, अंग के सहित वेद का अध्ययन विहित है। तो इसमें छंद शास्त्र वेद का पाद माना गया है, चरण, कल्प शास्त्र को हाथ माना गया है, और ज्योतिष को चक्षु माना गया है, निरुक्त शास्त्र को श्रोत्र माना गया है, कान, शिक्षा को घ्राण माना गया है, घ्राण इंद्रिय, और व्याकरण को मुख माना गया है वेद का। तो चक्षु है देखने का कार्य, चक्षु माने नेत्र, देखने का कार्य जो है वो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही होता है। कब कहाँ क्या होगा, किस मुहूर्त में हमें क्या करना है, कब निकलना है, कब सोना है, कब जगना है, कब क्या कौन सा कार्य करना है, कब सामान खरीदना है तो क्या करना है, कब पूजा करनी है, कब पूजा करने पर विशेष फल होगा, किस मुहूर्त में क्या आरंभ करने पर कितना फल होगा, कितनी सफलता मिलेगी, उसमें ज्यादा सफलता मिले है। योग लगन ग्रह वारी तिथि सबका विचार विमर्श जो है इस ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत है। सहज जैन बोलो भैया। सहज जैन कुछ कह रहे हो? कुछ नहीं कह रहा सर, वो चला गया। कुछ कह रहा था ना। सर कुछ नहीं। हाँ तो वैसे हैंड कर देते हो बीच में। अब देखो एक ही हैंड का कितना व्यवधान हुआ, देखो ध्यान से। अब तो वेद हुआ, और वेद के अंगभूत ये शास्त्र हैं। इन 6 अंगों में ज्योतिष का अपना महत्व है, सभी अंगों का महत्व, कोई भी अंग कम नहीं है। अगर नेत्र हमारे पास नहीं है तो बहुत बड़ी कमी है शरीर में। शरीर का एक अंग भी अगर नहीं है तो मतलब बहुत बड़ी हानि है। नेत्र, केवल मात्र नेत्र नहीं रहने से कितनी बड़ी हानि है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। तो हर अंग का अपना 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 महत्व है, कोई भी अंग किसी से कम नहीं है। तो उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र भी है, ज्योतिष शास्त्र का अनंत महत्व है। ठीक है, और जितना जो कर्म विहित है, वेद विहित कर्म है, शास्त्र विहित कर्म है, जो आचरण विहित कर्म है, उन सभी का निर्धारण करने के लिए सूर्य मंडल को केंद्र बना करके, सूर्य देव को केंद्र ले करके, और समय का जो है निर्देश करता है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र सूर्य को मुख्य केंद्र में रख करके फिर अन्य भौम मंगल इत्यादि जो भी ग्रह हैं सबको लेते हुए और निर्णय करता है कब क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, और यह कोई आधुनिक शास्त्र नहीं है, ये प्राचीन काल में जहाँ
जैसे वेद का शुभारंभ है, वेद वेद की उत्पत्ति जहां से है, वेद की स्थिति, वेद का काल जहां से माना जाता है, वहीं से ज्योतिष शास्त्र का भी काल है। अनादिकाल से इसकी भी स्थिति है। जिस तरह से वेद का अनादिकाल माना गया है सनातनी परंपरा में, ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष का भी अनादिकाल से है। कोई ये नया कल्पित विषय नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जो फलादेश है, जो सिद्धांत कथन है, जो भी कुछ बताया जाता है समय के बारे में, वो सत्य है। यदि कहीं कोई गलती प्रतीत होती है तो वो ज्योतिष शास्त्र की गलती नहीं है, वो पात्र की गलती। किसके द्वारा कथन किया गया है? व्यक्ति विशेष की कमी हो सकती है। वो व्यक्ति विशेष के अध्ययन की कमी है, उसके साधना की कमी है, उसकी तपस्या की कमी हो सकती है, पर ज्योतिष शास्त्र की कमी नहीं है। ज्योतिष शास्त्र परम सत्य है, अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, तो ये ज्योतिष शास्त्र का महत्व भूमिका में प्रतिपादित करके फिर आगे जो है ज्योतिष शास्त्र प्रारंभ कर रहे हैं। ज्योतिष अवकड़हा क्रम प्रारंभिक है। इसमें ज्योतिष शास्त्र के जो मूलभूत सिद्धांत है, प्रारंभिक जो ज्ञान है, उसमें बालकों का आराम से जो है प्रवेश हो जाता है इस अवकड़हा चक्रम से। सामान्य ज्ञान जो शास्त्र का, वो अवकड़हा चक्रम से हमें हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अवकड़हा चक्रमकार मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का सिद्धांत है, ये जानते ही हो। मंगल के बिना कार्य सिद्ध नहीं होता है, अथवा कई इसमें विचार विमर्श हुए हैं, लेकिन सीधी सी बात है, मंगलाचरण से हमारा कार्य पूर्ण होता है, यही भावना है। ठीक है, और तो मंगलाचरण कर रहे हैं ग्रंथकार। स्मृत्वा गणपतिम गौरीम ग्रहनाथम रविम तथा वच्म अवकड़हा चक्रम बालानाम सुखदायकम। गणपति गणेश जी को और गौरी जी को स्मरण करके, और ग्रहनाथ ग्रहों के स्वामी, ग्रहनाथ नाथ माने पति, स्वामी ग्रहों के स्वामी रवि सूर्य को, इन सभी को गणेश जी को, गौरी जी को, और ग्रहनाथ जो रवि सूर्य है, सूर्य जी को, इन सभी का स्मरण करके बालानाम सुखदायकम, बालकों को सुखदायक, बालकों को सुखदायक माने सुखपूर्वक ज्ञानदायक, सुखपूर्वक ज्ञानदायक जो है ज्योतिष ज्ञानदायक अवकड़हा चक्रम वचमी, अवकड़हा चक्र नामक ग्रंथ को बोल रहे हैं, अवकड़हा चक्र को रचना कर रहे हैं, अवकड़हा चक्र नामक ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। यही इस मंगल का अर्थ है। ठीक है, गणेश जी, गौरी, गृहपति सूर्य, इन सबका स्मरण करके, सबका ध्यान करके, बालकों को सुख प्रदान करने वाले अथवा बालकों को सुख प्रकार ज्ञान देने वाले, सुखपूर्वक आसानी से अनायास बिना प्रयास के सरलता से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान देने वाले इस अवकड़हा चक्र नामक ग्रंथ को ये कह रहे हैं, इसकी रचना कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, इसका उपदेश कर रहे हैं। इसके बाद ज्योतिष शब्द का विचार किया कि ज्योतिष शब्द कैसे बना है और ज्योतिष का नाम क्या है। ठीक है, तो ज्योतिष शब्द क्या है, इसके विषय में पहले पढ़ चुके हो, और इसको पढ़ लेना दोबारा। ज्योतिष शब्द लिखा हुआ है, सीधा है। ज्योतिष जो है वेदांग शास्त्र विशेष है, और इसमें इस ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की गति, सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनकी गति क्या है, नक्षत्रों की गति क्या है, योग कौन सा है, क्या है, इन सब का स्वरूप, संचार, परिभ्रमण, ये सब सारा निर्णय इस शास्त्र के द्वारा किया गया, इसके द्वारा प्रतिपादित है। और जिसके द्वारा प्रतिपादित हो उसको ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, परिभाषा भी कह सकते हैं। सीधा जो हमारा विषय आरंभ होता है यहाँ से तिथिवार पंचांग प्रकरण से, तिथिवार पंचांग प्रकरण से। इस बार सिलेबस को जो है शॉर्ट भी कर दिया है, तो शायद योग मुहूर्त प्रकरण के पहले तक है अपने सिलेबस में। तो सबसे पहले जो है ये हमारे ऊपर जो है सूर्य, आकाश, जो हमारा शरीर है वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से बना हुआ है, और ये 5 तत्व ही संपूर्ण ब्रह्मांड में है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ही संपूर्ण ब्रह्मांड में ये 5 तत्व ही भ्रमण कर रहे हैं, और इन 5 तत्वों का प्रभाव इस 5 तत्वों पर पड़ता है। ठीक है,
इन पांचों तत्वों का, इस 5 तत्वों का जो प्रभाव है इन पांचों तत्वों पर पड़ता है। और इन पांचों तत्वों में विशेष रूप में है सूर्य इत्यादि जो ग्रह हैं विशेष रूप में है, तो इन विशेष रूप में इनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और इसके विषय में बहुत सारा विचार है, और केवल विचार ही नहीं है, साक्षात्कार है। ये ज्योतिष कोई किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने विचार करके नहीं लिखा है। ज्योतिष भी ऋषियों मुनियों ने अपनी दिव्य प्रक्रिया से साक्षात्कृत किया है, साक्षात्कार किया है। अनेक सिद्धांतों का, अनेक योगों का वही इसमें लिखा गया है, उसी से फलादेश होता है। ठीक है। तो शरीर में ही संपूर्ण ग्रह की कल्पना है, शरीर में ही ब्रह्मांड की कल्पना है। संपूर्ण ब्रह्मांड शरीर ही है, शरीर में ही सारे ग्रहों की परिकल्पना है। सारे ग्रह, सूर्य मंगल चंद्र, सारे ग्रहों की अपने शरीर में ही 12 राशियों की, नक्षत्रों की, सबकी कल्पना है। और उनका, उन जो ब्रह्मांड में स्थित जो नक्षत्र है, वो जो ग्रह है उनका और इस शरीर में ही कल्पना करके दोनों से संपर्क होता है। उनके उनका प्रकाश का, उनके किरणों का, उनके प्रभाव का हमारे शरीर पर वो दिखाई पड़ता है, उसका असर होता है। और उसके अनुसार हर ग्रहों का, नक्षत्र का जो भी स्वरूप है या जो जिस प्रकार के होते हैं वो सारे के सारे हमारे शरीर में दृष्ट होते हैं, हमारे उस पर दिखाई भी पड़ता है कौन ग्रह। क्योंकि हमारा जब जन्म होता है तो जन्म से ही ये ग्रह चक्र चलता रहता है। जो नवग्रह है, जो नक्षत्र है, ये सब घूमते रहते हैं, परिभ्रमण है ना। काल, ज्योतिष शास्त्र क्या है, काल ही तो है। तो काल चक्र चलता रहता है। अब काल चक्र में जब जिसका जन्म हो रहा है, उस काल चक्र के अनुसार उस काल का उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो भिन्न भिन्न काल का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जिस तरह से 1 वर्ष की अवस्था में हमारा जन्म हुआ था, तो 1 वर्ष के, जब 1 वर्ष का हमारा शरीर हुआ तो 1 वर्ष का प्रभाव था। 2 वर्ष का हुआ तो 2 वर्ष का प्रभाव आया, है ना। ज्यो ज्यो बड़े होते गए, अब 18 वर्ष के हो गए तो 18 वर्ष वाला प्रभाव अलग होता है। तो हर साल का, हर काल का प्रभाव पड़ रहा है ना। इसी तरह से ज्योतिष का भी प्रभाव पड़ता है, इसी तरह से ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है। स्वाभाविक देख लो, अपने शरीर पर ही विचार कर लो। हमारा शरीर छोटा था तब अलग प्रभाव था, थोड़ा और हुए तो अलग शरीर में परिवर्तन, प्रभाव विभिन्न प्रकार के हैं। थोड़ा और हुए तो और कुछ प्रभाव। तो इसी तरह से ग्रहों का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों के प्रभाव से ही शरीर में परिवर्तन इत्यादि होता है। ठीक है, वो सब बहुत विशद विचारणीय विषय है, चिंतनीय विषय है। अब देखो, हाँ, तो शरीर पर पड़ता है ना, शरीर सब हमारे, तो शरीर पर पड़ना चाहिए। शरीर पर पड़ता है ना, शरीर पर बिल्कुल पड़ता है, शरीर पर बिल्कुल पड़ता है, ग्रहों का असर पड़ता है। जितने ग्रह हैं, नवग्रह शरीर में परिकल्पित हैं। 12 राशियां, जो राशि जिसकी खराब रहती है उसका अंग खराब हो जाता है। जो जिसकी राशि ग्रह प्रबल है तो प्रबल अंग होता है। ग्रहों का छाप होता है। कोई ग्रह जो है क्रूर ग्रह का प्रभाव है तो व्यक्ति का चेहरा अलग होगा, सौम्य ग्रह का प्रभाव है तो अलग होगा, अच्छा ग्रह का प्रभाव है तो अच्छा चेहरा होगा, आकर्षण करने वाला चेहरा होगा। तो सबका प्रभाव पड़ता है, एक एक राशि, एक एक ग्रह का सबका प्रभाव होता है। इसमें सूक्ष्म चिंतन करते हैं तो बिल्कुल परिलक्षित होता है। तो जब ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते 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 जब पूर्ण अनुभवी हो जाते हैं तो व्यक्ति को देख करके बता देते हैं कि इसके शरीर पर इस ग्रह का इस समय ये प्रभाव चल रहा है, अब इसके बाद ये प्रभाव आने वाला है, तो ये परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, स्वरूप देख करके, चेहरा देख करके, शरीर देख करके निर्धारित कर दिया जाता है कि ये किस नक्षत्र में है, कौन सा समय इसका चल रहा है, कितना बुरा है, क्या है, सब विचार हो जाता है। ठीक है, श्वास की गति से, देखने की स्टाइल से सब कुछ पता चल जाता है। पर ये विशद है, गहन अध्ययन का विषय है, चिंतन का विषय है, और बहुत परिश्रम का भी विषय है। ठीक है, अब आओ यहाँ पर सामान्य में आते हैं, जो हमारा सिलेबस में है। पंचांग की परिभाषा क्या है? पंचांग से परिभाषा, पंचांग की परिभाषा के लिए श्लोक लिख रहे हैं ग्रंथकार। तिथिवारंच नक्षत्रम योगः करणमेव च पंचांगस्य एतानि अंगानि कथितानि महर्षिभिः। महर्षिभिः पंचांगस्य एतानि अंगानि कथितानि, कानि अंगानि तानि? तिथिवारं च नक्षत्रं च योगः करणमेव च। महर्षियों के द्वारा पंचांग के ये सारे अंग कहे गए हैं, अर्थात इन अंगों से युक्त जो होता है उसी को पंचांग कहते हैं। ठीक है, पंचांग में इन अंगों पर विचार किया जाता है। क्या है ये अंग? तो एक अंग है तिथि, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी इत्यादि जो तिथियां होती हैं, ये पंचांग का एक अंग ये है। पंचांग मतलब पंचंग, स्वतः शब्द से ही आ रहा है।
तो तिथि हो गया, वार मतलब दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो वार दिन हो गया, और नक्षत्र कौन सा नक्षत्र, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी नक्षत्र, योग भव इत्यादि जो आनंद इत्यादि योग, कर्ण भव बालव कैलव जो कर्ण होते हैं वो कर्ण, तो योग कर्ण तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण, इन ये पंचांग के यही सारे अंग हैं। पंचांग में इन्हीं अंगों पर विचार किया जाता है, तिथि वार नक्षत्र योग और कर्ण। तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण को ही विचार करके सामान्य रूप से हमारा दैनिक जीवन प्रवृत्त होता है। सामान्य रूप से हमको कोई कार्य करना होता है, कहीं जाना होता है, कोई शुभारंभ करना होता है, सामान्य विचार करना होता है समय का, तो हम सबसे पहले इन पर ही विचार करते हैं। तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण को ही लेकर के सामान्य कार्य की कोई विशेष परिस्थिति होती है तब वो ग्रह दशा इत्यादि विचार करते हैं, कौन सा ग्रह कहाँ है, क्या है, फलादेश क्या होगा, वो अलग विषय है। ठीक है, वो अलग विषय है। यहाँ पर केवल यहाँ पर केवल सामान्य रूप से हमें समय के विषय में जानना है, कौन सा समय चल रहा है, सामान्य रूप से समय ज्ञान करके कोई कार्य शुभारंभ करना है, किसी को भेजना है, कुछ करना है, तो इसके लिए इन 5 पर ही विचार किया जाता है। तिथि वार नक्षत्र योग और करण, इन 5 को विचार करके कार्य किया जाता है, इसी को पंचांग कहते हैं। ठीक है, पंचांग में विचार करके ये सारे कार्य किए जाते हैं। इसी लिख रहे हैं, ज्योतिष शास्त्रस्य महर्षीणां मतानुसारस्य पंचांगस्य तिथि वार नक्षत्रम योगः करणम चैत्येतानि पंचांगानि भवन्ति। बिल्कुल महर्षियों के मत में, जो ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत ज्ञाता हैं उनके द्वारा, जो महर्षि लोग हैं उनके मत में पंचांग के रूप में तिथि वार नक्षत्र योग और करण, इन 5 अंग को स्वीकृत किया गया है। इन 5 अंग से युक्त को ही पंचांग कहा जाता है। अब सबसे पहले तिथि के विषय में विचार कर रहे हैं। तिथि कितनी है, तो उसकी गणना सबसे पहले किया कि प्रतिपदा तिथि एकम नंबर की तिथि का नाम है प्रतिपदा। फिर द्वितीया चैव, फिर द्वितीया नामक तिथि है, फिर तृतीया, तदनंतरम उसके बाद तृतीया तिथि, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी चैव, फिर पंचमी तिथि, पंचमी के बाद षष्ठी चैव, ततः परम, पंचमी के बाद षष्ठी तिथि, उसके बाद में सप्तमी, फिर अष्टमी, फिर नवमी, फिर दशमी, ततश्च एकादशी, उसके बाद एकादशी गया, फिर द्वादशी च त्रयोदशी, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी, ततश्च चतुर्दशी, उसके बाद चतुर्दशी प्रोक्ता। कृष्णांते अमा प्रकीर्तिता, कृष्ण पक्ष का जो अंतिम तिथि है 15वीं तिथि, उसको अमा कहते हैं, अमावस्या तिथि। ठीक है, कृष्णांते, कृष्ण पक्ष की जो अंतिम पंचदश तिथि है, 15वीं नंबर की तिथि है, उसको अमा कहते हैं, अमावस्या। और पूर्णिमा शुक्ल पक्षांते तिथय कथिता बुधैहि, और शुक्ल पक्ष के अंत, शुक्ल पक्ष के जो अंत की तिथि है उसको पूर्णिमा कहते हैं। तो 15 तिथि है, वैसे तो पंचदशी, चतुर्दशी, पंचदशी है ना, 15 तिथियां हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष की जो अंतिम 15वीं तिथि है उसको अमा कहते हैं, अमा या अमावस्या। और शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि है 15वीं तिथि, उसको पूर्णिमा तिथि के नाम से जाना जाता है, पूर्णिमा संज्ञा है उस तिथि की। ठीक है, इस तरह से तिथियों की संख्या गणना कराया, तिथियों की संख्या गणना करा के ये बताया। ठीक है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में है। केवल जो 15वीं नंबर की तिथि है दोनों पक्षों में, उसमें अलग अलग नाम आया है। कृष्ण पक्ष में अंतिम को अमा कहते हैं, अमा कहो या अमावस्या कहो, एक ही बात है। ठीक है, और शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि है 15वीं नंबर की तिथि, वो पूर्णिमा तिथि है। ये 15 तिथियां हैं, है ना, 15 क्या, शुक्ल पक्ष की 15 और कृष्ण पक्ष की 15, तो 30 तिथि हो गई ना, है ना, शुक्ल पक्ष की 15 तिथि और कृष्ण पक्ष की 15 तिथि, ये लेकिन वही 15 तिथि है जो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया वही घूमती रहती है, 15 इसमें 15 उसमें, इसलिए अमावस्या की 30 संज्ञा भी लिखते हैं पंचांग में। अब इन तिथियों की भिन्न भिन्न संज्ञा है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की जो तिथियां हैं, प्रत्येक तिथियों का अलग अलग नाम है, कुछ नामकरण किया गया है। तिथि की क्या संज्ञा है, तो इस संज्ञा को अगले श्लोक में बता रहे हैं, किस तिथि को क्या कहते हैं, किस तिथि को किस नाम से जानते हैं,
कौन सी संज्ञा है तिथि की, इस बात को बता रहे हैं। ठीक है, तो तिथि संज्ञा निर्णय लिख रहे हैं नंदा। हाँ मोहित बोलो। सर मतलब हाँ, पक्ष एक दिन में 2 पक्ष होते? एक दिन में नहीं, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। 30 दिन का जो महीना होता है उस महीने में 2 पक्ष होते हैं। 15 दिन का एक पक्ष, 15 दिन का दूसरा पक्ष। तो इन 15 दिन पक्षों में, पक्षों से होता क्या है सर? विभाजन है, विभाजन है, नाम संज्ञाकरण किया। ठीक है, जो कि राशि के हिसाब से रहते सर कुछ पक्ष? हाँ, ये इसमें जो है चंद्रमा के अनुसार है ना, चंद्रमा के अनुसार। चंद्रमा की कला जो है जब कम होती है यानी अंधेरा होता है जब जिस पक्ष में, वो कृष्ण पक्ष, और चंद्रमा की कला जिसमें बढ़ती है, उजाला रहता है जिसमें, उसको शुक्ल पक्ष दिया गया है। तो 15 दिन जो है कला घटती है, चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, और 15 दिन चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। तो जब बढ़ती हैं तो शुक्ल पक्ष और घटती हैं तो कृष्ण पक्ष कृष्ण दिया है। तो पक्ष। 15 दिन में घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है। यस सर। हम्म। और ये तिथि, तिथि मतलब? तिथि मतलब उसी का नामकरण किया गया है, जो चंद्रमा की एक एक कला घटती है ना, तो उसी का नामकरण 1 2 3 4। जी जी, यस सर। अष्टमी चतुर्दशी। तो एक एक कला घट रही है तो उसका एक एक नाम है। प्रथम कला का प्रथमा, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, इस तरह से पंच तक 15वीं तिथि तक कला उसकी घट करके घट जाती है पूर्ण रूप से, और 15वीं कला तक जो है पूरी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसी का नामकरण कर दिया। ठीक है। सर कला घट रही है मतलब कैसे होगा? चंद्रमा का जो कला मतलब चंद्रमा का जो प्रकाश है ना, चंद्रमा का, हाँ सर। चंद्रमा का स्वरूप एक मंडलात्मक है ना, गोलात्मक। तो हाँ उसमें सर। एक एक अंश कम होता जाता है, एक एक पॉइंट घटता रहता है। थोड़ा अच्छा सा तो कम हुआ, फिर थोड़ा कलात्मक। सा फिक्स है। वो टोटल का 15 में फिक्स है। ठीक है, यस सर। 15 में घट करके बस 15 में छोटा सा रह जाएगा, पतला सा एकदम। यस सर। फिर बढ़ना शुरू करेगा, फिर 15 तक पूर्ण हम्म। हो जाएगा। तो घटना बढ़ना लगाता, तो उसके कला के अनुसार उसकी तिथि दे रखी है। ठीक है। अब देखो, उन तिथियों का भी, जो पंचदश तिथियां हैं, जो 15 तिथियां कृष्ण पक्ष में जो अधेरी वाली जो रात होती है उसमें जो 15 निर्धारित किए हैं, और अजोर यानी शुक्ल पक्ष जिसमें प्रकाश रहता है उसमें जो 15 तिथि निर्धारित हैं, उसमें क्रमबद्ध जो है हर तिथियों की अलग अलग संज्ञाएं की हैं। तिथि संज्ञा निर्णय क्या कह रहे हैं, तो तिथियों का क्या नाम दिया, तो तिथियों में ही 15 तिथियों में विभाजन कर दिया है। अलग अलग 5 संज्ञाएं हैं, 3 3 तिथियों का जो है एक एक ग्रुप बना दिया। 3 3 तिथियों का, 3 3 तिथियों का एक ग्रुप बना करके एक एक ग्रुप की एक एक संज्ञा, एक एक नाम दिया, एक एक अलग अलग नाम दिया है। क्या क्या नाम दिया है, नंदा भद्रा जया च रिक्ता, नंदा भद्रा जया च रिक्ता, पूर्णेति तिथ्यो अशुभ मध्यस्थाः, सिते सिते सस्तवसा धमास्युः, ऋतज्ञ भौमार्क गुरौ च सिद्धाः। जो तिथियां हैं उनकी क्रम से 5 संज्ञाएं हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ये जो 15 तिथि हमारे समक्ष हैं उनकी ये 5 संज्ञाएं हैं। ठीक है, 5 संज्ञाएं हैं। अब 5 संज्ञाएं, इसमें जो है 3 3 तिथि का जो है भाग कर दिया। 15 तिथियों को 3 भाग में बांटा, 5 5 5 यानी 1 से 5, 6 से 10 और 11 से 15, ये 3 भाग कर दिया तिथियों में। 3 भाग करके ऊपर ऊपर जो है उसी क्रम में एक 1 से 5 तक पहले रख दिया, एक भाग किया, फिर दूसरा 6 से 10 तक किया, फिर तीसरा 11 से 15 तक किया। तो 1 से 5 तक 5 तिथि हो गई, 6 से 11 तक 5 तिथि हो गई, और 11 से 15, 6 से 10 तक 5 तिथि हो गई, और 11 से 15 तक 5 तिथि हो गई। अब इन पांचों को क्रम से नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये 5 नाम है। अब ऊपर ऊपर क्रम से इनका 3 3 का ग्रुप बनाया, 1 6 और 11 ऊपर ऊपर से, 1 6 11, 2 7 12, 3 8 13, 4 9 14,
5, 10, 15, ये 3-3 का ग्रुप बना दिया ऊपर ऊपर से। पहले 3 भागों में बांटा, 5, 5, 5। प्रथम तिथि से लेकर के 1 से 5 तक एक भाग, 6 से 10 तक दूसरा भाग, 11 से 15 तक तीसरा भाग, 3 भाग बना दिया। ठीक है, 3 भाग बना करके ऊपर ऊपर से एक एक का ग्रुप बना दिया। 1, 6, 11, 2, 7, 12, 3, 8, 13, 4, 9, 14 और 5, 10, 15, ये 3-3 का ग्रुप बना दिया। अब इन तीनों ग्रुप का एक एक नाम दे दिया। नंदा यानी 1, 6, 11 ऊपर की फर्स्ट नंबर का जो ग्रुप है, 1, 6, 11 मतलब प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, इसका नाम क्या रखा? नंदा। 1, 6, 11 का नंदा, 2, 7, 12 का भद्रा, नंदा भद्रा, 3, 7, 13 का जया, नंदा भद्रा जया, 4, 9, 14 का रिक्ता और 5, 10, 15 का पूर्णा। इस तरह से पांचों ग्रुप के 5 जो तिथियों का 5 ग्रुप बनाया, पांचों का अलग अलग नाम दिया। ये नामकरण क्यों है? कहा ये नाम के अनुसार ये फल देने वाली तिथियां हैं। ठीक है, नंदा तिथि है, इसमें आनंद संबंधी कार्य कोई करना है तो नंदा तिथि में करिए। सामान्य पूजन पाठ भजन पूजन कुछ मनोरंजन इस प्रकार के कार्य करना हो तो नंदा तिथि में। भद्रा तिथि में कार्य आरंभ मत करिए, विघ्न आता है, उसमें होना मुश्किल होता है। 2-2 लोग कर रखे हैं भैया। मयंक बोलो। सर एक बार इसको फिर से बताना, जो अभी आपने बताया सप्तमी में कैसा रहता है, कुछ बताया था ना अभी आपने सर, मैं सुन नहीं पाया अच्छे से। तिथियों का विभाग किया, ये सुन पाया ना? 5 से 10 एक ग्रुप बनाया, 6 से 10 दूसरा और 6 से 10 दूसरा, 11 से 15 तीसरा, फिर ऊपर ऊपर से 3-3 का ग्रुप लिया उसी क्रम में। कैसा एक सर? सर व्हाइट एक बोर्ड पे बता दो। आया, 1 मिनट रुको। भाई जो अपने पास 15 तिथियां थी, यस सर। ये भाभी जी घर पर है? कौन है भाई? रिमूव कर दो सर। कौन है भाई? इसको रिमूव करो ना, इसको मयंक रिमूव करना, इसको रिमूव करो। कौन गया? सर वो शायद खुद हो गया रिमूव। गया वो? हाँ सर। ठीक है। देखो ध्यान से। अब जो अपने पास 15 तिथियां हैं, विभाग किया 1, 6, 11, 2, 7, 12, 3, 8, 13, 4, 9, 14, 5, 10, 15, ये दशा है। जो टोटल जो कुल अपने पास 15 तिथि हैं, 3 भागों में बांट दिया। ये 3 कर दिया, 5 तिथि ये और 5 तिथि ये। ठीक है, क्रम से तिथियों की 5 संज्ञाएं हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। क्रम से याद कर लो। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, बिल्कुल क्रम फिक्स है इनका। नंदा प्रथम जो ग्रुप है, 3-3 का ग्रुप डिवाइड किया। नंदा 1, 6, 11 नंदा, दूसरा 2, 7, 12 भद्रा, 3, 8, 13 जया, 4, 9, 14 रिक्ता, 5, 10, 15 पूर्णा। ये सबकी तिथियों की संज्ञाएं हो गई। अब 1, 6, 11 और कुछ बोल रहे हो क्या? कुछ कह रहे हो क्या? मोहित, मयंक, वापस कुछ पूछा क्या?
देखो 1 6 11 डिलीट हो गया, बार बार कर दे तो फिर डिलीट भी हो जाता है व्हाइट बोर्ड हटाने से, है ना। देखो 1 6 11 2 7 12 3 8 13 4 9 14 5 10 15 ये स्थिति है। तो पूरी जो 15 तिथियां हमारी, उनको 3 भागों में बांटा, 5-5 की, 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15। अब यहाँ इन पांचों को एक एक 3 का एक ग्रुप बनाया, 3-3 का, 1 6 11 ये एक ग्रुप बनाया। इसी तरह 2 7 12, 3 8 13, 4 9 14, 5 10 15 एक ग्रुप बना दिया और एक एक ग्रुप का एक एक नाम दे दिया। नंदा 1 6 11 की संज्ञा क्या की? नंदा संज्ञा। इन तिथियों का नाम नंदा, मतलब कोई शुभ कार्य करना हो नंदा तिथि में करते हैं। भद्रा तिथि में कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं करते हैं। 2 7 12 जो तिथियां हैं वो भद्रा, इनकी भद्रा संज्ञा है। इसी तरह से 3 8 13 जया है, कोई युद्ध में जाना है या कुछ ऐसा जहां विजय प्राप्त करना है, वो 3 8 13 तृतीया अष्टमी त्रयोदशी को जय संज्ञक तिथि में जाते हैं। तो अलग अलग संज्ञाओं का अलग अलग महत्व है। तो जय है, उसके बाद में नंदा भद्रा जया, फिर रिक्ता 4 9 14 इन तिथियों का नाम है रिक्ता, रिक्ता तिथि है। और 5 10 15 जो पूर्णा तिथि है। ठीक है, इनमें जो है कई शक्तियां जो है पूर्ण रहती हैं, तो इसमें शुभ कार्य करना ज्यादा श्रेयस्कर होता है, श्रेष्ठ होता है। ये सारी बातें हैं। तो प्रत्येक ये 3-3 ग्रुप बना करके नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा ये नाम दिया। अब एग्जाम में जो परीक्षा है कि उसने पूछ सकता है कि नंदा संज्ञा किन की है। तो नंदा 1 6 11 उसमें लिखना पड़ेगा प्रतिपदा षष्ठी एकादशी, इनकी इसकी नंदा संज्ञा। 1 का मतलब प्रतिपदा, 6 का मतलब षष्ठी, मतलब द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी, तृतीया, इस तरह से चतुर्थी, नवमी, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, और पंचमी, दशमी, पूर्णिमा या अमावस्या, इस तरह से क्रम से सबका जो है नामकरण किया। नंदा भद्रा जया रिक्ता। तो इसमें से एक प्रश्न बनता ही बनता है एग्जाम में, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा, इन पांचों तिथियों की जो संज्ञा है इसमें से एक प्रश्न आता ही आता है, चाहे नंदा किस आ जाए, चाहे भद्रा आ जाए, चाहे जया आ जाए, चाहे रिक्ता, चाहे पूर्णा, कोई ना कोई पूछते ही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्रम से याद कर लो। एक तो बना लो, 5 विभाग कर लो, 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15। उसके बाद में ऊपर ऊपर से क्रम बना लो और तिथियों का जो नाम है क्रम से याद कर लो। नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा, ये 5 नाम क्रम से याद होना चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 6 11 नंदा, 2 7 12 भद्रा, 3 8 13 जया, 4 9 14 रिक्ता, 5 10 15 पूर्णा। तिथि याद हो जाएगी, अपने आराम से इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद तिथियों की संज्ञा करने के बाद में शुभ कौन है, कैसे हैं, कौन उत्तम है, कौन मध्यम है, इसके विषय में कह रहे हैं। ठीक है, तो नंदा तिथि की नंदादि संज्ञा। अब इसके बाद प्रतिपदादि तिथि नाम नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा चेति क्रमशः 5 संज्ञाः भवन्ति। बिल्कुल स्पष्ट हो गया, 5 संज्ञाएं होती हैं। इत्थम एकस्मिन् पक्षे नंदादीनां पंचानां तिथीनां त्रयः भागः भवन्ति। 3 भाग कर लिया 5-5 का, सुस्पष्टम। तत्र शुक्ल पक्षे प्रतिपदतः पंचमी पर्यन्तम अशुभः, षष्ठीतः शुक्ल पक्षे प्रतिपदातः पंचमी पर्यन्तम अशुभः। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के पंचमी पर्यंत जो है अशुभ तिथि माना गया, अशुभ, अशुभ संज्ञा भी है।
और षष्ठी से दशमी पर्यंत मध्यम और एकादशी से पूर्णिमा पर्यंत जो है उत्तम शुभ काल माना गया है। तो विशेष विशिष्ट जो कार्य होता है, विशेष शुभ कार्य आपको करना है तो एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक करना चाहिए। 3 विभाग किया उसमें भी, टोटल तिथियों में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक अशुभ, फिर षष्ठी से लेकर दशमी पर्यंत मध्यम और एकादशी से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत शुभ काल होता है। इसी तरह से कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से पंचमी तक शुभ और षष्ठी से दशमी तक मध्यम और ऐसा एकादशी से अमावस्या तक अशुभ होता है। तो ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में शुभ, मध्यम और अशुभ, ये 3 संज्ञाएं जो हुई, 3 जो काल समय का विभाजन किया, तो इन कालों को विचार करके शुभ, अशुभ और मध्य कौन है, शुभ कौन है, अशुभ कौन है, इसका विचार करके कार्य करना चाहिए। इसके बाद इन्हीं तिथियों का, ये तिथियां किसी दिन विशेष में पड़ती हैं तो योग बनता है। ठीक है, योग अगर ये तिथियां किसी ये जैसे नंदा तिथि है, नंदा तिथि किसी दिन पड़ेगी तो अलग योग होगा। तो कौन सी तिथि किस दिन पड़ती है तो क्या योग बनता है, इसके विषय में लिख रहे हैं। देखो, सिद्ध योग निर्णय। सिद्ध योग कब होता है? सिद्ध योग तो कह रहे हैं कि शुक्रवासरे नंदा, शुक्रवार, यदि शुक्रवार को नंदा तिथि है तो सिद्ध योग होता है। शुक्रवार को नंदा तिथि का मतलब नंदा प्रतिपदा षष्ठी एकादशी को कहते हैं। तो प्रतिपदा षष्ठी एकादशी यदि शुक्रवार को पड़ रही है तो उस दिन जो है सिद्ध योग बनता है। बुधवासरे भद्रा, सिद्ध योग का मतलब ये होता है सिद्धंति अर्थाः यस्मिन, सिद्ध योग में कोई कार्य शुभ प्रारंभ करते हैं तो वो कार्य सफल होता है, सिद्ध होता है। ठीक है, जो भी हम कार्य आरंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं, वो कार्य सिद्ध होता है। ये सिद्ध योग का महत्व है। जैसे किसी को भवन खरीदना है, वाहन मतलब मकान खरीदना है, दुकान खरीदना है, चलाना है, खोलना है, गाड़ी लेनी है, ये सब कई भी बातें होती है ना, तो ये सब सामान्य जो शुभ कार्य है तो इनमें योग विचार किया। तो सिद्ध योग में, पुष्य योग में लिखता है ना पेपर में कि गुरु पुष्य योग बनेगा, सिद्ध योग बनेगा, तो अब सामान खरीद सकते हैं। तो इन सब के लिए ये महत्व होता है ये योगों का। तो सिद्ध योग मतलब कि इस समय जो है सभी ग्रह अनुकूल होते हैं, योग अच्छा होता है, इस समय आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई आपको सामान खरीदना है, कोई दुकान खोलना है, कुछ करना है, तो इन योगों में आप सिद्ध योग में करिए। ठीक है, ये अलग अलग योग बनते हैं अलग अलग ग्रहों के द्वारा। तो किरण, अलग अलग स्थिति में अलग अलग योग बनते हैं। तो ऐसे तो सिद्ध योग है, और आगे इस योगों पर चर्चा आएगी। ठीक है, आगे जो है कितने योग बनते हैं, मुहूर्त योग, सब पर चर्चा है। सिद्ध योग है, मृत्यु योग है, त्रिपुष्कर योग है, पुष्य योग है, अनेक योग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो केवल सिद्ध योग की चर्चा है। सिद्ध योग कब होता है? तो सीधा जब शुक्रवार को नंदा तिथि होगी तो सिद्ध योग होता है, बुधवार को भद्रा तिथि होगी तो भी सिद्ध योग होता है, मंगलवार को जया तिथि है तो सिद्ध योग, शनिवार को रिक्ता और गुरुवार को पूर्णा तिथि होने पर सिद्ध योग का निर्माण होता है। सिद्ध योग इन परिस्थितियों में बनता है। ठीक है, यदि अब यहाँ पर 3-3 तिथियों का एक ही साथ बोल दिया, नामकरण कर देने से 3-3 तिथियों का ग्रुप एक ही दिन आ जाता है। ठीक है, तो जैसे शुक्रवार को नंदा मतलब प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी यदि शुक्रवार को पड़ रही है तो सिद्ध योग बनता है। बुधवार को यदि द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी यदि बुधवार को पड़ रही है तिथि तो उस दिन सिद्ध योग होता है। मंगलवार को यदि तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी है तो सिद्ध योग होता है। शनिवार को चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी है तो सिद्ध योग बनता है। और गुरुवार को पूर्णिमा, पंचमी, दशमी, पूर्णिमा तिथि अगर गुरुवार को आ रही है तो सिद्ध योग बनता है। इस तरह से सिद्ध योग का निर्णय होता है। तो सिद्ध योग के विषय में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि मंगलवारे
मंगलवार को कौन सी तिथि हो, मंगलवासरे का तिथि भवे, कौन सी तिथि हो जिससे ये न जिससे सिद्ध योग हो। मंगलवार को कौन सी तिथि हो जिससे सिद्ध योग बनता है, तो वहां पर लिखना पड़ेगा जया तिथि। जया तिथि होने पर, मंगलवार को अगर जया तिथि है तो जया तिथि होने पर सिद्ध योग बनता है। अथवा जया नहीं लिख सको तो तृतीया अष्टमी त्रयोदशी होने पर सिद्ध योग होता है। लेकिन जब तृतीया अष्टमी त्रयोदशी याद रहेगी तो जया अपने आप याद रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप क्रम से माइंड में सेट कर लीजिए। 3 जो तिथियां हैं आपके, 15 तिथियों का 3 विभाग करिए, तीनों विभागों का एक एक 3-3 का ग्रुप बनाइए। 3-3 का ग्रुप बना करके उनका नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा क्रम से याद कर लीजिए। 5 नाम, पांचों नाम याद करके, पांचों नाम याद करके उसको क्रम से बना लो कि किसका नाम नंदा है, किसका भद्रा, किसका जया, रिक्ता और किसका पूर्णा। उसको करने के बाद में फिर दिन याद कर लिया, शुक्रवार, बुधवार, मंगलवार, शनिवार, गुरुवार। उसके बाद क्रम से उनको सेट कर लो कि शुक्रवार को नंदा सिद्ध योग, बुधवार को भद्रा सिद्ध योग, मंगलवार को जया सिद्ध योग, शनिवार को रिक्ता सिद्ध योग, गुरुवार को पूर्णा सिद्ध योग। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है इनमें से एक आधा प्रश्न, क्योंकि 10 नंबर का है तो जितना आपका छोटा ही सिलेबस है सब में, तो इनमें से एक एक प्रश्न सब में से आ जाता है। तो पूरा ये तैयार कर लोगे तो आपके जो 10 नंबर हैं, 10 अंक हैं, वो पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे 10 अंक। ठीक है, इसमें कुछ कटता नहीं है। ज्योतिष भी मैथ की तरह है, संस्कृत के वैसे पेपर मैथ की तरह ही होते हैं सारे। व्याकरण के पार्ट हो चाहे इसके पार्ट हो, सब बिल्कुल फिक्स है, किया तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। मैथ में जिस तरह से अगर सवाल सही है तो नंबर पूरे मिलते हैं, कहीं कुछ नहीं कटते हैं, उसी तरह से इसमें भी है। अगर आपने सही लिखा है तो बिल्कुल फिक्स आपको 10 नंबर मिलेंगे, एक भी पॉइंट कम नहीं होगा उसमें। ठीक है, अस्तु आद्य एतावता एव विरमामि। आज यहीं पर विराम करते हैं, फिर कल की कक्षा में देखते हैं। अल्पारंभ क्षेम करा, प्रथम दिन ज्यादा आरंभ हो गया। संयम जैन, भैया क्या हाल चाल है? जो बढ़िया संयम सर, आप जैन, कैसे हो? ठीक है, तो तुम जो है पहचाना सीनियर कि नहीं सर? क्लास में लग रहे हो। हाँ हाँ, सीनियर क्लास। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। पढ़, ऐसे ठीक जिज्ञासा से पढ़ रहे हो क्या? है। नहीं सर, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आप अच्छा, संस्कृत इंग्लिश पढ़ा पढ़ा, रहे हैं, मैं पढ़ा रहा तो हूँ। अभी इंग्लिश पढ़ाने आए हो क्या? हाँ जी सर। अच्छा 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 अच्छा, तो मैं ज्यादा लेट कर गया क्या? नहीं 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 नहीं, टाइमिंग पे कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके।